हाँ गाइस, वेलकम टू कुमार कौशल क्लासेस। हम लोग मौर्य वंश को लेके चल रहे हैं और मौर्य वंश के पहले वीडियो में आपने ये देखा था कि मौर्य वंश के जो जानकारी के स्रोत हैं उस पर हमने चर्चा किया और तमाम पहलुओं पर ध्यान दिया गया। साथ ही साथ हमने उसके साहित्यिक विवरण और उसके जो मौर्य वंश की जानकारी के जो अभिलेखीय विवरण है उस पर हमने चर्चा किया और बेसिकली हमने फोकस किया था अशोक के अभिलेख पर। तो उसके बाद अब एक चीज़ और है कि चूँकि मौर्य वंश का राजनीतिक इतिहास पढ़ना है तो सबसे पहले मौर्य वंश की कुछ बेसिक चीज़ों पर चर्चा कर ले। जैसे मौर्य वंश को हम ये कह सकते हैं कि मौर्य वंश जो था ये भारत का प्रथम राजनैतिक वंश था। भारत का प्रथम राजनैतिक वंश था या साम्राज्य भी आप कह सकते हैं। भारत का प्रथम राजनैतिक साम्राज्य या इसी को हम भारत का प्रथम ऐतिहासिक साम्राज्य भी कहते हैं। ठीक है, भारत का प्रथम ऐतिहासिक साम्राज्य। इसको क्यों भारत का पहला ऐतिहासिक साम्राज्य कहा जाता है? क्योंकि इतिहास जानने के साधनों में आपको बताया गया कि इतिहास जानने के 3 साधन होते हैं। इतिहास जानने के कितने साधन होते हैं? 3 साधन होते हैं। पहला तो आपको बताया गया है कि एक होता है अभिलेखीय प्रमाण। पहला क्या है? अभिलेखीय प्रमाण। और दूसरा होता है साहित्यिक प्रमाण और तीसरा होता है विदेशी यात्रियों के विवरण। विदेशी यात्रियों के विवरण। ये तीनों स्रोत से हमें जिसकी जानकारी मिलती है उसे हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। तीनों स्रोतों से हमें जिसकी जानकारी मिलती है माने इतिहास का वह कालखंड जिसकी जानकारी हमें अभिलेखीय साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य और विदेशी यात्रियों के विवरण तीनों से मिले उसे हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो भारतीय प्राचीन इतिहास के जब आप तह तक जाने का प्रयास करेंगे तो ये मौर्य काल पहला राजवंश दिखाई देगा जहां से हमको तीनों माध्यमों से जानकारी मिलती है। तो इसलिए हम इसे कहेंगे कि पहले सबसे भारत का सबसे पहला या भारत का प्रथम राजनैतिक या प्रथम ऐतिहासिक साम्राज्य। और इसके अलावा एक चीज़ और इसमें देखेंगे कि जो इसका संस्थापक है माने मौर्य वंश का जो संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का पहला ऐतिहासिक राजा बोला जाता है या पहला ऐतिहासिक सम्राट बोला जाता है। पहला ऐतिहासिक सम्राट। चूंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत से जो भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में यूनानियों का क्षेत्र था, यूनानी वहाँ पे कब्जा किए हुए थे जैसे सिकंदर के उत्तराधिकारी। तो सिकंदर का बहुत सारे पश्चिमी क्षेत्रों में कब्जा था और तमाम लोग जैसे हकमनी ईरानियों का कब्जा था। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के रूप में मगध की गद्दी पर बैठता है और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाता है तो उसके बाद इसने अपने साम्राज्य को सुरक्षित करने के लिए क्या किया कि यूनानियों को भारत से खदेड़ कर भगा दिया। इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य को एक उपाधि दी गई, कहा गया इसे द लिबरेटर ऑफ इंडिया। लिबरेटर ऑफ इंडिया। लिबरेटर ऑफ इंडिया। तो चंद्रगुप्त को भारत का लिबरेटर बोला जाता है और दूसरी चीज़ इसी को भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। भारत का मुक्तिदाता या हम चंद्रगुप्त मौर्य को ही कहते हैं कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी। तो इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य को हम जानते हैं और मौर्य वंश जो है ये भारत का ऐतिहासिक कालखंड है और यहीं से राजनीतिक इतिहास की शुरुआत होती है भारत में। ठीक है, भारत में राजनीतिक इतिहास की शुरुआत होती है जिसकी जानकारी आपने देखा था कि जैसे इंडिका से और चाणक्य जैसे विद्वान के पुस्तक अर्थशास्त्र से मिलती है। ठीक है, इसकी चर्चा पिछले वीडियो में की गई है, आप उसको देख सकते हैं। तो मौर्य वंश में बेसिकली हमको 3 शासकों पर चर्चा करनी है क्योंकि 3 ही शासक इस वंश की एक तरह से आप कह सकते हैं कि मूल जुड़े हुए हैं। एक तो आप इसके संस्थापक शासक के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य का नाम जानते हैं। पहला शासक कौन सा है इसका? चंद्रगुप्त मौर्य। पहला व्यक्ति जिस पर हमको चर्चा करनी है वो है चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा इसमें है चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी आएगा जिसे हम कहेंगे बिंदुसार। बिंदुसार। तीसरा शासक आएगा इसमें अशोक, सम्राट अशोक।
और अशोक के बाद क्रमशः 4 शासकों ने शासन किया है। अशोक के बाद क्रमशः 4 शासकों ने शासन किया है। कौन कौन लोग हैं? पहला तो है इसमें कुणाल, दूसरा है इसमें संप्रति, तीसरा है इसमें दशरथ और चौथा है बृहद्रथ। अशोक के बाद मौर्य वंश में कुल 4 शासकों ने शासन किए हैं। इसके उत्तराधिकारी के रूप में अशोक के बाद क्रमशः ये 4 लोगों ने शासन किया है। पहला है कुणाल, दूसरा संप्रति, तीसरा दशरथ और चौथा बृहद्रथ। ये पूछा जाता है कि अशोक के बाद गद्दी पर कौन बैठा है, अशोक के बाद गद्दी पर कौन बैठा, या अशोक के बाद क्रमशः उत्तराधिकारियों की बात करिए, तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। और ये बृहद्रथ जो है ये इस वंश का अर्थात मौर्य वंश का अंतिम शासक है। मौर्य वंश का कैसा शासक है? तो अंतिम शासक है। अब हम शुरू कर रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य से। चूँकि आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो शुरुआती राजनीतिक कहानी वो बड़ी दिलचस्प है। कहा यह जाता है कि चंद्रगुप्त जो है इसकी माता का नाम मूरा था और इसके एक पिता जो थे वो एक सैन्य अधिकारी हुआ करते थे, और किसी सीमांत युद्ध में चंद्रगुप्त के पिता की मृत्यु हो गई और सुरक्षा के निमित्त चंद्रगुप्त की माता मूरा को पाटलिपुत्र लाया गया। चंद्रगुप्त की माता का नाम मूरा है। इसके पिता का नाम नहीं मिलता, बस इतना मिलता कि एक सैनिक थे या सैन्य अधिकारी थे, इतनी चर्चा मिलती है। तो जब इसकी माता मूरा को पाटलिपुत्र लाया गया और उस समय धनानंद का शासन था, नंदवंशी शासक घनानंद या धनानंद का शासन था। तमाम राजनीतिक परिस्थितियों के कारण मूरा ने अपने पुत्र को एक बहेलिया या एक शिकारी के हाथों बेच दिया, और वो शिकारी ने उस बालक को एक गोपालक के हाथों बेच दिया, और अंततः जो है वो एक चरवाहे के रूप में पशुचारण का कार्य करने लगा। वो बालक जो चंद्रगुप्त अभी बालक के रूप में है, और विंध्याचल के जंगलों में वो पशुचारण कर रहा था और कुछ बच्चों के साथ राजकीलम नामक खेल खेल रहा था। उसी समय घनानंद से अपमानित होकर के चाणक्य तक्षशिला की ओर प्रस्थान किए थे, और जब वो विंध्याचल के जंगलों से गुजर रहे थे तो उनकी नज़र इस बालक पर पड़ी। माने तब ये चंद्रगुप्त बालक था, अभी नाम भी इसका नहीं पता है। तो जब आचार्य चाणक्य ने इसको देखा तो ये बालक राजकीलम नाम का खेल खेल रहा था। ये बालक कौन सा खेल खेल रहा था? राजकीलम नाम का खेल खेल रहा था। और इसी खेल में होता यह है कि एक बालक राजा बना होता है, बाकी के उसके और कर्मचारी होते हैं। तो खेल खेल में इस बालक ने अपने समक्ष जो उत्पन्न समस्या थी उस पर इतना बेहतर निर्णय सुनाया कि पड़ोस में खड़े चाणक्य, आचार्य चाणक्य के हृदय में इसकी जगह बन गई, और उसने तुरंत जाकर के उस बच्चे से बात किया जो चंद्रगुप्त ही था। तो उस बच्चे को आचार्य चाणक्य ने 1000 करशापड़ में खरीद लिया। 1000 करशापड़ में खरीदा। कितने में खरीदा? 1000 करशापड़। करशापड़ जो था या पण जो था ये मौर्यों की राजकीय मुद्रा थी, या उस समय राजकीय सिक्का हुआ करता था, या चांदी का सिक्का हुआ करता। जो पण है या करशापड़, इसी को हम पण कहते हैं। जो मौर्यों का राजकीय सिक्का है ये चांदी का सिक्का हुआ करता था। तो 1000 करशापड़ में आचार्य चाणक्य ने उस बालक को खरीद लिया और उसको लेके जाते हैं तक्षशिला विश्वविद्यालय, जहाँ पर उसे तमाम विद्या से, चाहे वो धनुर्धर विद्या हो, चाहे वो तमाम तरीके के जो युद्ध कला हो, उसमें पारंगत करवाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि उसे सप्तांग सिद्धांत से अवगत करवाए। सप्तांग सिद्धांत पहले वाले वीडियो में, मौर्य वंश का जो पहला वीडियो है उसमें सप्तांग सिद्धांत का पिरामिड रूप दिखाया गया है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य को सप्तांग सिद्धांत से अवगत करवाया और धीरे धीरे उसे अपने प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए तैयार किया। जैसे जो घनानंद ने चाणक्य का अपमान किया था तो उसकी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए ही उन्होंने चाणक्य ने चंद्रगुप्त को तैयार किया। और कहा जाता है कि चंद्रगुप्त ने चाणक्य के द्वारा बनाई गई सेना की मदद से उसने एक बार मगध पर आक्रमण कर दिया, लेकिन मगध पर आक्रमण जैसे ही किया वो बुरी तरह से पराजित होता है। और वो पराजित होकर के जा रहा था तो रास्ते में एक कहानी मिलती है। कहा जाता है कि एक बुढ़िया अपने एक बेटे को
इसलिए पीट देती है चाणक्य और चंद्रगुप्त का एग्जाम्पल दे करके कि वो एक खीर खा रहा था। चूंकि कई चीज़ें हैं तो मैं खीर का एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको कि बालक जो है वो खीर खा रहा था और उस खीर के बर्तन में उसने बीच में हाथ डाल दिया जिससे वो बालक जल गया। तो बुढ़िया ने अपने बच्चे को चाटा मारते हुए कहा कि कर दिया ना तुमने भी चाणक्य और चंद्रगुप्त वाली गलती। और कहा जाता है कि चंद्रगुप्त वहीं से गुजर रहा था और चंद्रगुप्त ने ये बात सुना तो थोड़ा सा ठिठक करके वो बात सुनने लगता है। तो बुढ़िया ने कहा कि अरे भाई, तुम्हें अगर खीर खानी ही है तो तुम पहले एक साइड से खा लो, फूंक मारो, ठंडी हो जाए, फिर साइड से खा लो, धीरे धीरे ठंडी होती रहेगी और तुम साइड साइड से पूरी चीज़ खा सकते हो। तब चंद्रगुप्त को लगा कि यार हमने तो मगध पर आक्रमण करके, जो कि मगध तो पूरे भारतीय साम्राज्य का केंद्र बिंदु था, तो सीधा हमने बीच में ही आक्रमण कर दिया जो हमारी असफलता का मूल कारण है। और इसी कहानी से सीख लेकर के चंद्रगुप्त मौर्य ने फिर पश्चिमोत्तर सीमा विजय का प्लान बनाया। क्या किया? पश्चिमोत्तर सीमा विजय की इसने नीति बनाई। पश्चिमोत्तर सीमा विजय। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने आप को जब थोड़ा सा राजनीतिक रूप से व्यवस्थित किया, एक सेनापति के रूप में तैयार किया, तो इसने सबसे पहला जो काम किया वो ये किया कि पश्चिमोत्तर सीमा के विजय का अभियान किया। तो इसका ये पहला अभियान है, इसका ये पहला अभियान है कि इसने पश्चिमोत्तर सीमा की विजय की। अब इसमें क्या किया गया कि जब पश्चिमोत्तर सीमा का विजय करता है तो इसमें हुआ ये कि पश्चिम में आप देखेंगे कि उत्तर पश्चिम में तमाम छोटी छोटी सीमांत जनजातियां थी और उन्हीं जनजातियों के ऊपर आक्रमण करके इसने एक विशाल डाकुओं का, चोरों का एक बहुत बड़ा सैनिक अपने पास इकट्ठा कर लिया। इसी बात को देखते हुए, इसी व्यवस्था को देखते हुए एक इतिहासकार है प्लूटार्क ने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सेना लेकर के पूरे भारत को लौट डाला। प्लूटार्क क्या कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 6 लाख सेना लेकर के पूरे भारत को रौंद डाला। जबकि एक इतिहासकार है जस्टिन कहता है कि चंद्रगुप्त की सेना जो है वो डाकुओं का गिरोह था, डाकुओं का गिरोह था। तो इस तरह से इसके बारे में तमाम किंवदंतियां और तमाम तरह के एग्जाम्पल मिलते हैं तमाम इतिहास के ग्रंथों में। जब इसने पश्चिमोत्तर सीमा विजय किया तो पश्चिमोत्तर सीमा की तमाम जनजातियों को, जो जनजातियां थी, खूंखार जनजातियां थी, जो चोर उचक्के थे, जो डकैती का कार्य करते थे, उनको, उनके ऊपर इसने आधिपत्य स्थापित करके और उन सबको अपने सेना में शामिल कर लिया। और कालांतर में इसने मगध पर आक्रमण करके और घनानंद पर आक्रमण किया और घनानंद पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित कर दिया और अंततः उसकी हत्या करने के बाद मगध में एक विशाल साम्राज्य की नींव डाली जिसे आप मौर्य साम्राज्य के रूप में पढ़ते हैं। तो इस तरह से चाणक्य के रूप में एक गुरु की प्रतिज्ञा ने एक शिष्य के द्वारा, एक गुरु द्वारा की गई प्रतिज्ञा को एक शिष्य ने पूरा किया जो चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में सामने आया। इसके नाम को लेकर के जैसे तमाम यूनानी इतिहासकारों ने इसको सैंड्रोकोट्स कहा है, एंड्रोकोट्स कहा है। ये पिछले वाले वीडियो में इसका डिटेल आपको उपलब्ध है, आप उसको जाकर के देख सकते हैं किसने इसको सैंड्रोकोट्स कहा, किसने एंड्रोकोट्स कहा, किसने पालीग्रोथस कहा, तमाम चीज़ें कि डिस्कशन उसमें किया गया है। तो इसने पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, तो सबसे पहला बार इसने क्या किया, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत पर विजय किया और उसके बाद इसने क्या किया कि ये मगध पर आक्रमण किया और घनानंद की हत्या करने के बाद अपने साम्राज्य अर्थात मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है। जब ये मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने के बाद एक बेहतर प्रशासन के रूप में, भारत के पहले राजनीतिक राजवंश के रूप में गद्दी पर बैठा और अपने साम्राज्य का संचालन कर रहा था, इसी समय कहा जाता है कि सिकंदर के उत्तराधिकारियों में एक व्यक्ति आएगा जिसका नाम है सेल्यूकस। तो सेल्यूकस ने भारत पर आक्रमण किया। जैसे दूसरी पॉइंट इसमें हम देख सकते हैं कि सेल्यूकस का आक्रमण, इसे आप सेल्यूकस निकेटर भी कहते हैं या सेल्यूकस निकेट्स भी कहते हैं। वास्तव में सेल्यूकस निकेटर जो था ये सिकंदर का उत्तराधिकारी था
और सिकंदर के बाद जब ये गद्दी पर बैठता है तो ये भारतीय प्रांतों पर या जितने भी उसके आसपास के प्रांत थे उन प्रांतों पर अपना आधिपत्य पूर्व की भांति स्थापित करने के लिए फिर से भारत की सीमा में आक्रमण करने की बात करता है। जब ये भारत की सीमा में आक्रमण करने के लिए लालायित हुआ तो इसने क्या किया कि सेल्यूकस निकेटर जो है जब भारत की तरफ आक्रमण करता है, और सेल्यूकस ने जब भारत की तरफ आक्रमण किया, चूँकि इसके पहले के जो शासक थे मगध के वो बड़े विलासी थे और शायद चंद्रगुप्त मौर्य की तरीके से इतने प्रखर योद्धा ना रहे हों, लेकिन ये अब एक मजबूत प्रशासक के रूप में यहाँ पे स्थापित हो चुका है। तो जब सेल्यूकस निकेटर का चंद्रगुप्त मौर्य के साथ युद्ध हुआ, इसको हम कहेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के साथ इसका युद्ध हुआ, तो इस युद्ध के अगर आप संधि शर्तों को देखें तो आपको सीधा सीधा लगेगा कि सेल्यूकस पराजित हुआ है, चंद्रगुप्त विजयी हुआ है। लेकिन दो यूनानी इतिहासकार हैं, उन यूनानी इतिहासकारों के आधार पर हम देखेंगे अगर, जैसे स्ट्रैबो और एपियानस, जब सेल्यूकस ने भारत पर आक्रमण किया और चंद्रगुप्त के साथ इसका युद्ध हुआ तो इस युद्ध में सेल्यूकस पराजित हुआ, चंद्रगुप्त जीता, ऐसी बात है। लेकिन आप देखेंगे कि एपियानस और स्ट्रैबो दो ऐसे यूनानी इतिहासकार हैं जिन्होंने ये कहा, एक तो है इसमें स्ट्रैबो और दूसरा है एपियानस। ये यूनानी इतिहासकार हैं। इन दोनों ने कहा कि भारत में जो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच में संघर्ष हुआ था, इस संघर्ष में वास्तव में किसी की हार जीत नहीं हुई थी, बल्कि 305 ईसा पूर्व में इन दोनों के बीच में जो संघर्ष हुआ था, 305 ईसा पूर्व में इन दोनों के बीच जो संघर्ष हुआ था उसमें संधि हुई थी। इन दोनों के बीच में क्या हुई थी? संधि हुई थी। अब संधि की शर्तें क्या हैं जरा सा आप उसको देखेंगे कि इनके अकॉर्डिंग, किसके, स्ट्रैबो और एपियानस के अकॉर्डिंग क्या है कि दोनों के बीच में संधि हो गई थी। इस संघर्ष में कोई हारा जीता नहीं था। अगर हारा जीता नहीं था तो आप जरा सा संधि की शर्तों पर ध्यान देंगे तो आपको स्वतः ही लग जाएगा कि कंडीशन क्या रही होगी। जैसे कहा जाता है कि काबुल, कंधार, मकरान और हेरात, काबुल, कांधार, मकरान और हेरात, ये चार प्रांत हैं। ये चार प्रांत हैं जो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के इतने बेहतर प्रांत हैं पश्चिमोत्तर के, जहां से बड़े पैमाने पर इनको राजस्व की प्राप्ति होती थी। ये चार प्रांत काबुल, कांधार, मकरान और हेरात, ये चार प्रांत जो पश्चिमोत्तर के हैं उसको सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। आप ध्यान से बात सुनेंगे, शर्तों को ध्यान से देखेंगे, यहाँ से सवाल पूछा जाता है। सेल्यूकस निकेटर ने अपने चार पश्चिमोत्तर महत्वपूर्ण प्रांत काबुल, कांधार, मकरान और हेरात ये चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। ठीक है, पहली बात आप देखेंगे ये चंद्रगुप्त को प्राप्त हो गए। दूसरी संधि की शर्तें क्या है कि जो सेल्यूकस निकेटर है, सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया कि इसके पास एक पुत्री थी जिसका नाम था हेलेना या इसी का नाम था कार्नेलिया। अपनी पुत्री हेलेना या कार्नेलिया का विवाह इसने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। अपनी पुत्री हेलेना या कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। और तीसरी शर्त इसमें जो थी वो थी मेगास्थनीज से जुड़ी हुई। मेगास्थनीज, इंडिका का लेखक मेगास्थनीज है। इंडिका का लेखक मेगास्थनीज, इसको सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा और ये मेगास्थनीज जो है इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी है जिससे मौर्य वंश के बारे में तमाम जानकारी मिलती है। इन तमाम भेंटों के बाद इन संधि की शर्तों के साथ ही जो चौथी पॉइंट है वो ये है कि इन सब के बदले चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी दान दिए थे। कितने हाथी? 500 हाथी दान दिए थे। अब आप ही सोचिए कि जो इस इतनी बड़ी संधि, तो संधि की शर्तों के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो संधि की शर्तों में सबसे ज़्यादा फायदा चंद्रगुप्त मौर्य का हुआ है और जो व्यक्ति जीता होता है उसी का फायदा किसी भी संधि में होती है। इतिहास गवाह इस बात का। तो वास्तव में संधि की शर्तों को देख कर को तो ये लगता है कि सेल्यूकस पराजित हुआ था, लेकिन स्ट्रैबो और एपियानस जैसे यूनानी इतिहासकार इस बात को नकारते हैं और ये कहते हैं कि 305 ईसा
ईसापुर में सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच में जो संघर्ष हुआ था, वास्तव में उसका एक जो परिणति थी वो एक संधि के रूप में हुई थी, जिसकी शर्तों पर हमने डिस्कशन कर लिया है। अब हम ये देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य एक बेहतर प्रशासन, एक उत्तम राजा या सम्राट के रूप में, लोकप्रिय राजा के रूप में कार्य तो कर रहा था, लेकिन इसके जीवन के अंतिम चरण में 12 वर्षों का अकाल पड़ गया। मगध में क्या पड़ गया? 12 वर्षों का अकाल पड़ गया, और उस अकाल से ये ना निपट पाया, जिसके कारण इसे बड़ा दुख हुआ, और इसने उस अकाल का, जो 12 वर्षीय मगध में अकाल पड़ा था, उसका कारण इसने स्वयं को समझ लिया, और इसने कहा कि इस अकाल का मूल कारण या मूल जिम्मेदार मैं हूँ, शायद मेरी नीतियाँ ईश्वर को पसंद ना आई हो। इसलिए इसने क्या किया, एक जैन संत हुआ करते थे जिनका नाम था भद्रबाहु। जैन संत थे जिनका नाम था भद्रबाहु। इसी जैन संत भद्रबाहु के साथ इसने क्या किया, इन्हीं के सानिध्य में इसने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया, और अंततः इसने क्या किया कि ये चला गया दक्षिण भारत। कहाँ चला गया? दक्षिण भारत चला गया, और दक्षिण भारत के श्रवणबेलगोला में, कहाँ पे? श्रवणबेलगोला, ये कर्नाटक में पड़ता है। श्रवणबेलगोला कहाँ पे पड़ता है? कर्नाटक में। दक्षिण भारत के श्रवणबेलगोला में चला गया, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में पहुंचा, जहां पे चंद्रगिरी नामक पहाड़ी पर जैन संत भद्रबाहु के निर्देशन में चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना पद्धति का वर्णन कर लिया। संलेखना पद्धति के माध्यम से इसने अपने प्राणों को त्याग दिया, और इसी बात का उल्लेख मिलता है कि जीवन के अंतिम समय में जब मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ा, तो अपने पुत्र सिंहसेन के पक्ष में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य को त्याग दिया, और उसका उत्तराधिकारी बना सिंहसेन, जिसे क्या बोलते हैं? बिंदुसार बोलते हैं। तो इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य की यह लीला समाप्त हुई, और सेकंड शासक लगभग 298 ईसा पूर्व के आसपास चंद्रगुप्त ने संलेखना पद्धति का वर्णन किया था, या ये कह सकते हैं कि 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त की मृत्यु हुई, और इसी के बाद 298 ईसा ईसा पूर्व में बिंदुसार गद्दी पर बैठता है, जो लगभग 273 ईसा पूर्व तक शासन करता है। 273 ईसा पूर्व तक शासन करता है। तो 298 से 273 ईसा पूर्व तक शासन किया है। चलिए अब हम चर्चा कर लेते हैं बिंदुसार पर। तो बिंदुसार देखते हैं, इसके पिता का नाम तो आप जान रहे हैं, इसके पिता का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। बिंदुसार के पिता का नाम था चंद्रगुप्त, जबकि इसकी माता का नाम था दुर्धरा। इसकी माता का नाम था दुर्धरा। इसकी कुछ उपाधियां या इसके अन्य नाम मिलते हैं, उसकी भी चर्चा आप देख लीजिए। जैसे इसका एक नाम मिलता है सिंहसेन, तो कहाँ पे इसको कहा गया सिंहसेन? जैन ग्रंथ में कहा गया है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है, जबकि अगर आप बात करें पुराणों में, तो पुराणों में इसे कहा गया है भद्रसार। ये उपाधियां पूछी जाती हैं विद्यार्थियों, ध्यान से आप समझिएगा। पुराणों में इसे क्या बोला गया? भद्रसार बोला। पूछा जाता है कि बिंदुसार को सिंहसेन किसने कहा है, कहाँ पे कहा गया है, और इसे भद्रसार कहाँ पे कहा गया? तो इसे पुराणों में भद्रसार कहा गया है, जबकि जैन ग्रंथ में इसे सिंहसेन कहा गया। जैसा अभी हमने बताया कि चंद्रगुप्त ने अपने पुत्र सिंहसेन के पक्ष में साम्राज्य का परित्याग कर दिया और संलेखना व्रत का पालन किया, ऐसी सूचना हमको जैन ग्रंथों में मिलती है। ठीक है, एक बात और इसको देखेंगे कि बिंदुसार को यूनानी इतिहासकारों ने अमित्रघात कहा है। अमित्रघात, या इसी को आप अमित्रचेट्स भी कहते हैं। अमित्रचेट्स, अमित्रघात अथवा अमित्रचेट्स का मतलब होता है शत्रु विनाशक।
अर्थात शत्रुओं का नाश करने वाला। ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं कि अमित्रघात की उपाधि किसकी है या अमित्रघात का मतलब क्या होता है। तो अमित्रघात का मतलब होता है शत्रु विनाशक या शत्रुओं का नाश करने वाला, जबकि यूनानियों ने इसे अमित्रचट्स की उपाधि दी है। अमित्रचट्स के नाम से इसको जानते हैं। मूल रूप से हम देखेंगे कि बिंदुसार के समय की दो बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। बिंदुसार के समय की दो बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, यहीं पर उसको देख लेते हैं। पहली घटना ये है कि इसके समय तक्षशिला में 2 बार बड़ा भयंकर विद्रोह हुआ। तक्षशिला के प्रांत में 2 विद्रोह होते हैं। तक्षशिला में विद्रोह, ठीक है, तक्षशिला विद्रोह, तो 2 विद्रोह हुए। तो पहले विद्रोह का दमन करने के लिए इसने अपने बड़े पुत्र सुसीम को भेजा। पहले विद्रोह का दमन करने के लिए इसने अपने बड़े पुत्र सुसीम को भेजा, लेकिन सुसीम उस विद्रोह का दमन करने के बाद जैसे ही अपने साम्राज्य की तरफ वापस लौटा वैसे ही फिर से विद्रोह हो गया। तो फिर इसका दमन करने के लिए इसने दूसरी बार इसका दमन करने के लिए इसने भेजा अपने दूसरे पुत्र अशोक को। अशोक उस समय उज्जैनी का शासक हुआ करता था या उज्जैनी का प्रांतपति था। उज्जैनी या इसी को आप मालवा भी कहते हैं, ये मालवा का प्रांतपति था अशोक। और अशोक जब तक्षशिला में पहुंचता है तो वहां पर इसने क्या किया कि शांति वार्ता के माध्यम से शांति स्थापित की। शांति वार्ता के माध्यम से इसने क्या किया, शांति स्थापित किया। तो तक्षशिला के विद्रोह के दमन का कार्य अशोक के द्वारा संपन्न किया गया। एक चीज आप यहाँ पे ध्यान देंगे विद्यार्थियों की, तक्षशिला का विद्रोह किसी मौर्य शासक के विरुद्ध नहीं था, बल्कि वहां पे जो अधिकारी नियुक्त थे जैसे अमात्यों के विरुद्ध था। वहां के जो अधिकारी थे अमात्य, ये जो विद्रोह था वो इन्हीं अमात्यों के विरुद्ध था, ना कि ये मौर्य शासकों या मौर्य साम्राज्य के विरुद्ध था। ठीक है, तो जैसे आपने देखा था कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में या चंद्रगुप्त मौर्य के समय एक विदेशी यात्री आया था जिसका नाम आपको मेगास्थनीज बताया गया। ठीक उसी तरीके से इसके शासन काल में सीरिया नरेश एंटियाकस का राजदूत डायमेकस भारत आता है। सीरिया नरेश एंटियाकस का राजदूत डायमेकस भारत आता है। कहाँ का शासक है? सीरिया का नाम क्या है? एंटियाकस। एंटियाकस का एक राजदूत था जिसका नाम था डायमेकस। एंटियाकस का राजदूत था जिसका नाम था डायमेकस। जब डायमेकस बिंदुसार के दरबार में पहुंचा तो बिंदुसार ने डायमेकस से 3 चीज़ों की डिमांड की थी। इसने 3 चीज़ों की डिमांड की। पहला क्या कहा कि आप हमको एक दार्शनिक भेज दीजिएगा। पहली चीज़ तो क्या मांगी इसने? एक दार्शनिक की डिमांड कर ली। और दूसरी चीज़ इसने क्या कहा? मीठी मदिरा। पहला इसने एक दार्शनिक मांगा, दूसरा इसने मीठी मदिरा मांगा और तीसरा इसने क्या मांगा? सूखी अंजीर। सूखी अंजीर, इन 3 चीज़ों की डिमांड करता है। कौन करता है? बिंदुसार अथवा अमित्रघात ने सीरिया के शासक एंटियाकस के राजदूत डायमेकस के साथ इसने 3 चीज़ों की मांग की। एक तो दार्शनिक, दूसरा मीठी मदिरा, तीसरा सूखी अंजीर। तो डायमेकस जाकर के जब सीरिया नरेश एंटियाकस से ये बात कहता है, इन सूचनाओं को बताता है, तो डायमेकस ने जब इनकी बात एंटियाकस से बताए तो एंटियाकस ने दार्शनिक नहीं भेजा बल्कि मीठी मदिरा और सूखी अंजीर को भेज दिया और दार्शनिक के बारे में ये कहलाया कि हमारी संस्कृति में दार्शनिकों का लेन देन वर्जित है। और 2 चीज़ों को इसने भिजवा दिया। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, क्या क्या डिमांड की गई थी और कौन से डिमांड की आपूर्ति नहीं की गई थी और किसके समय कौन सा यूनानी यात्री किस मौर्य शासक के दरबार में आया था, ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। और अंततः 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु हो गई और बिंदुसार के मरने के बाद उज्जैनी का जो उसका बेटा था, उज्जैनी का प्रांतपति जिसे आप अशोक के नाम से जानते हैं, चंडाशोक के नाम से जानते हैं, फिर वो मौर्य शासक के रूप में, अगले मौर्य शासक के रूप में गद्दी पर बैठता है 273 ईसा पूर्व में। आइए अब मौर्य साम्राज्य के सबसे महानतम शासक ही नहीं बल्कि पूरे भारत के सबसे महान शासक की चर्चा करते हैं, सम्राट अशोक महान की।